नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का हल्ला बोल, कांग्रेस के नेताओं का हल्ला बोल। आधी रात राहुल गांधी ने ले लिया ऐसा फैसला जिसके बाद देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के सामने भी एक बड़ा धर्म संकट पैदा हो गया है और अब कांग्रेस के नेता राष्ट्रपति भवन कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी सड़क से लेकर देश की न्यायपालिका तक और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी के नेता मोदी सरकार को घेर रहे हैं, घेरने की तैयारी कर रहे हैं। शुरुआत वो कर चुके हैं, आधी रात को बड़ा एक्शन ले चुके हैं और अगले कुछ घंटों में क्या इस देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक बड़ा बवाल, एक बड़ा घमासान देखने को मिलेगा। वो इसलिए निकलकर सामने आ रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बड़े मुद्दे को अब हाथ से जाने देने को तैयार नहीं है और इसको देश के लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में आधी रात को दरवाजा खटखटा दिया गया, वहीं सड़कों पर उतरने की बड़ी तैयारी की जा रही है। अगले कुछ घंटों में दिल्ली की सड़कों पर क्या होने जा रहा है, ये एक बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। आज की इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए और अगर पसंद आ गया तो कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइए। 2-4 लोगों तक हमारे वीडियो को फॉरवर्ड भी कर दीजिए और नए पुराने दोनों दर्शकों से आग्रह करूंगा कि अगर मेंबर के तौर पर आप हमारे यूट्यूब मंच को ज्वाइन कर सके, स्पेशल व्यूअर के तौर पर, तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। बहुत ज्यादा राशि इसके लिए आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका यह साथ हमारी पूरी टीम के हौसले को बढ़ाने में बहुत ही मददगार साबित होगा। अब आते हैं आज की खबर पर। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, मैं सीधे तौर पर कहता हूं, पिछले कुछ वर्षों के दौरान जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें रही हैं, वहां नंबर न होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एक्स्ट्रा राज्यसभा का उम्मीदवार उतारा। कहीं निर्दलीय के नाम पर, कहीं सीधे बीजेपी के नाम पर, कहीं बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के नाम पर, और एक भी केस, मैं सीधे तौर पर कह देता हूं, 2 केस हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में। सिर्फ गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के शासन में रहते हुए अहमद पटेल राज्यसभा का चुनाव जीते, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को हराते हुए, और अभी हाल ही में हरियाणा में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, वहां भी कांग्रेस पार्टी का एक उम्मीदवार जीता है। नहीं तो पिछले कुछ वर्षों के दौरान, पिछले 1 दशक के दौरान मुझे लगता है कि ऐसे मौके कम से कम 50 बार के लगभग तो जरूर आए होंगे जब भारतीय जनता पार्टी ने नंबर न होने के बावजूद किसी तरह का खेल करते हुए अपने एक्स्ट्रा उम्मीदवार को जिताया। ये सीधे सीधे लोकतंत्र के नाम पर एक शर्मनाक धब्बा है। आमतौर पर परंपरा ये रहती है कि नंबर नहीं तो छोड़ दीजिए, लेकिन नंबर ना होने के बावजूद आप उम्मीदवार एक्स्ट्रा उतारते हैं और अपने राज्य सरकार के प्रभाव का बेजा इस्तेमाल करते हुए अपने उम्मीदवार को जिताते हैं। वोट चोरी के आरोप लगते रहे, विधायकों को हड़काने, डराने, धमकाने के आरोप लगते रहे, लेकिन अब तो सीधे सीधे मध्य प्रदेश में जो किया उसने सबको चौंका दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह से, जो कि वहां 3 उम्मीदवारों का चयन, मतलब 3 सदस्य चुने जाने थे राज्यसभा के, 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस का चुना जाना था। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को एकजुट कर लिया था, बीजेपी उनको तोड़ नहीं पा रही थी, तो वहां कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन ही रद्द कर दिया गया, एक अजीब सी वजह देकर, एक अजीब सा कारण बताकर। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपके स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी की बैठक का वीडियो है। आज जो आपातकालीन बैठक हुई, जो इमरजेंसी बैठक हुई, इस बैठक में देख लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे होंगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम कांग्रेस पार्टी के जो राज्यों के प्रभारी हैं, जो राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो तमाम दिग्गज नेता हैं, वो नजर आ रहे होंगे। और इसी बैठक में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी प्लानिंग तैयार कर ली है। कई सारी बातें विस्तार से आगे निकलकर सामने आएंगी, लेकिन नामांकन रद्द होने के बाद आधी रात को क्या किया, आधी रात को कांग्रेस ने क्या फैसला किया। जैसे ही मध्य प्रदेश में हलचल शुरू हुई, कांग्रेस ने अब से कुछ घंटे पहले आधी रात, यानी बुधवार के समाप्त हो जाने के बाद, रात के 12 बजे के बाद जो गुरुवार का दिन शुरू होता है, उसमें 1:48 पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की।
जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे रखी है डिजिटल माध्यम से एक याचिका दायर की कांग्रेस पार्टी ने, और इसमें आरोप लगाया गया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने गैर कानूनी, मनमाने और पक्षपातपूर्ण तरीके से फैसला लिया है। इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर का जो फैसला है मीनाक्षी नटराजन का नामांकन का पर्चा रद्द करने का, उस फैसले को कैंसिल कर दिया जाए। और जाहिर सी बात है, ये कहा कि चूंकि समय कम रह गया है और ये मामला इतना गंभीर है, सबको ये समझ में आ गया कि भैया इस मामले को टाला नहीं जा सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया। हालांकि उन्होंने थोड़ा सा समय दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ कांग्रेस द्वारा दायर की गई याचिका पर शुक्रवार तक सुनवाई टाल दी है। यानी इस मामले की सुनवाई अब कल होगी। 24 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में एक बड़ा फैसला आने की उम्मीद है। देखते हैं वो बड़ा फैसला क्या होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मामले पर आज ही सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि नामांकन वापसी के लिए दोपहर 3 बजे तक का ही समय है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि हमें इस याचिका की कॉपी ही नहीं दी गई है, इसे पढ़ने के लिए समय की जरूरत है। इसके जवाब में सिंघवी बोले कि सुनवाई भले ही कल हो जाए, लेकिन तब तक रिजल्ट घोषित न किया जाए। इसके बाद अदालत ने कहा ऐसे मामलों में कानून पहले से तय है, याचिका को कल के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। अब 24 घंटे बाद क्या होगा, कैसे होगा, इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कांग्रेस को आज सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। चुनाव आयुक्त चाहते तो कल इस बारे में निर्णय दे सकते थे। खारिज करना या स्वीकार करना यह विशेष अधिकार चुनाव आयोग को है। हरियाणा में चुनाव आयोग ने हस्तक्षेप किया था, गुजरात में हस्तक्षेप किया था, तो एमपी में क्यों नहीं? जाहिर सी बात है कि यह सवाल बार बार उठ रहा है, लगातार उठ रहा है। और इस बीच जैसा कि मैंने बताया कि कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर भी संघर्ष करने को तैयार है। यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं, जो मध्य प्रदेश के विधायक हैं, वो आज ही राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनको मुलाकात का समय देती है नहीं देती, सभी विधायकों को मुलाकात का समय देती है नहीं देती, कुछ ही विधायकों और कुछ ही नेताओं का मुलाकात का समय देती है, या फिर सभी विधायक जो है वो पैदल मार्च करते हुए राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे। दिल्ली पुलिस उनको जाने देगी या नहीं देगी, इसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। और इसलिए मैंने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर आज एक महासंग्राम, आज एक बड़ा संग्राम होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को कतई छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो सड़क से लेकर न्यायपालिका तक संघर्ष करने की बात कर रही है, लगातार इस मसले पर लड़ने की बात कर रही है। अब राष्ट्रपति से मिलकर कांग्रेस जो है वो गलत तरीके से नामांकन निरस्त करने का मुद्दा उठा सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मामले का संज्ञान लेकर चुनाव आयोग या संबंधित संवैधानिक संस्थाओं से जानकारी मांग सकती है। हालांकि राष्ट्रपति, ये भी मैं बता देता हूं कि सीधे चुनाव आयोग, रिटर्निंग ऑफिसर या चुनाव प्रक्रिया के किसी फैसले को रद्द नहीं कर सकते। इस मुलाकात का महत्व संवैधानिक और राजनीतिक संदेश के रूप से अधिक माना जा रहा है। अब इसमें कई तरह की चीजें देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, कांग्रेस पार्टी जो दलील दे रही है, रिटर्निंग ऑफिसर, मध्य प्रदेश के रिटर्निंग ऑफिसर ने जो फैसला किया, झारखंड के रिटर्निंग ऑफिसर ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को लेकर जो फैसला किया, इस पर सवाल ये उठ तो रहे हैं कि एक ही देश में दो कानून कैसे हो सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक जो रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो आंदोलन ही वही था कि एक देश में दो प्रधान, दो विधान नहीं चल सकते। अब मोदी जी सत्ता में आए तो कभी कहते हैं एक देश एक कानून, फिर कहते हैं एक देश एक टैक्स, फिर कहते हैं एक देश एक चुनाव। ये तमाम तरह की चीजें वो लेकर नजर आते हैं, नारेबाजी करते हुए नजर आते हैं, देश की जनता को लुभाने का प्रयास करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये विचित्र स्थिति बना दी गई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के शासनकाल में कि एक ही तरह के मामले में मध्य प्रदेश में तो नामांकन रद्द कर दिया जाता है, और झारखंड में चूंकि वो भाजपा समर्थित उम्मीदवार हैं तो उन्हें अपना नामांकन का पर्चा ठीक करने का जो एफिडेविट दिया जाता है, जो भरा जाता है, उसको ठीक करने का पूरा समय दिया जाता है। तो भैया एक ही देश में ये दो विधान कैसे चल सकते हैं, और वो भी चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े, वो भी राज्यसभा चुनाव। राज्यसभा जिसको उच्च सदन कहा जाता है, उसमें दो अलग अलग राज्यों के आरओ दोनों अलग अलग कैसे फैसला कर सकते हैं? क्या ये फैसले का आधार सिर्फ इतना है कि कोई बीजेपी का करीबी है और कोई कांग्रेस का उम्मीदवार है? अगर यही आधार है तो इससे बड़ा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता, और सीधे सीधे नजर आ रहा है कि इसके अलावा कोई और आधार नहीं है।
दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी आज, और उस बड़ी बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला करना था। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होती है कि जब भी कांग्रेस पार्टी किसी बड़े मुद्दे पर आगे बढ़ती है तो कुछ ना कुछ ऐसा शिगुफा छोड़ दिया जाता है कि कांग्रेस पार्टी उसमें फंस कर रह जाती है। अब देखना यह है कि इस इमरजेंसी मीटिंग से क्या कुछ और निकल कर आया। कांग्रेस पार्टी ठीक है, इस मुद्दे को उठाते रहे, बढ़ते रहे, लेकिन मोदी सरकार को घेरने के लिए जिस एजेंडे को राहुल गांधी आगे बढ़ाना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन को जिस तरह से मजबूती के साथ खड़ा करना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों को जिस तरह से एकजुट करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी की ताकत सदन के अंदर बढ़ाना चाहते हैं, इन तमाम मुद्दों पर भी राहुल गांधी क्या करेंगे, कितना ज्यादा फोकस कर पाएंगे, इसको लेकर आने वाला तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ जमीन पर लड़ने को तैयार है। यह लड़ाई कितनी कामयाब होगी, कितनी कामयाबी कांग्रेस पार्टी को मिलेगी और कांग्रेस पार्टी किस तरह से मोदी सरकार को घेरती हुई नजर आएगी, ये सवाल राजनीतिक जरूर हो सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल मैं बार बार वही उठा रहा हूं कि राज्यसभा चुनाव में इस तरह की गड़बड़ियां, ये राजनीतिक नहीं हो सकता। ये तो लोकतंत्र का सवाल है, ये संविधान का सवाल है, ये इस देश के लोकतांत्रिक स्वरूप का सवाल है। पिछले 48 घंटों से साथियों लगातार हमें यह बताया जा रहा है, कल हमें बताया गया कि मोदी जी सबसे लंबे समय तक रहने वाले, पद पर रहने वाले, लगातार रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने गए हैं। अब उसके लिए तारीखों का बड़ा सिगुफा छोड़ा जा रहा है कि भैया जवाहरलाल नेहरू 1952 में पहली बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने थे, और उस हिसाब से देखा जाए तो 52 से वो 64 तक रहे। नरेंद्र मोदी ने उस कार्यकाल को, उस अवधि को पार करके लंबे समय तक प्रधानमंत्री, निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस देश की आज़ादी का आंदोलन चलाने वाले, अब तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर नेहरू जी से मुकाबला करना है तो कितने दिन वो जेल में रहे, जरा इसका भी मुकाबला कर लो, इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दो। और 1947 साथियों, ये कितना शर्मनाक है। 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हुआ। देश के आजाद होने से पहले भी चुनाव होते थे। उन चुनावों में कांग्रेस को इस देश की जनता ने, जो भी उस समय का स्वरूप था, इस देश की जनता ने अपना समर्थन दिया, तभी तो कांग्रेस पार्टी मजबूत बनी। अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए तो क्या उस समय जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था उसके लिए छोड़कर गए थे? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सत्ता दी थी उन्होंने? क्या नहीं दी थी। कांग्रेस पार्टी ने अपनी लोकप्रियता साबित की थी। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों को भगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें निश्चित तौर पर अलग अलग विचारधाराओं का योगदान था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे तमाम आंदोलनकारियों का, तमाम बलिदान देने वालों का अहम योगदान था। लेकिन जब देश आजाद होता है तो किसी न किसी के हाथ में सत्ता जाती है, और जब वो सत्ता सौंपी जाती है तो उसमें जो उस समय का प्रभावी दल होता है या व्यक्ति होते हैं, उनको ये सत्ता सौंपी जाती है। आप ये 1947 से 52 जब देश के निर्माण में नेहरू जी लगे हुए थे 24 घंटों 7 दिन, आप सिर्फ रिकॉर्ड बनाने की आपकी चाहत ऐसी है कि आप इस तरह के बेतुके तर्कों के साथ अपने आप को लॉन्गेस्ट समय तक प्राइम मिनिस्टर रहने का दावा कर रहे हो। अब दर्शकों के गले वो उतरा नहीं, लोगों के गले वो उतरा नहीं, तो फिर हमें आज से ये भी पढ़ाया जा रहा है कि भैया मोदी महान की नेहरू महान, और तथाकथित बड़े बड़े पत्रकार, बुद्धिजीवी वो नरेंद्र मोदी को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से बुद्धिमान बताने में लगे हुए हैं। मैं तो अपने दर्शकों से सिर्फ इतना ही कहूंगा, और भाजपाइयों से भी कहूंगा, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना सोच लीजिएगा, अगर देश आजाद होने के समय मोदी होते और नेहरू की जगह मोदी को गद्दी मिली होती तो क्या संसद सुप्रीम होता? कैग की क्या हालत होती? देश में कितने बड़े बड़े प्लांट होते? आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल, एम्स होते? देश में संवैधानिक संस्थाओं का स्वरूप क्या होता? देश में कैग, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, इनका स्वरूप क्या होता? और अगर वाकई मोदी ही पहले प्रधानमंत्री बनते तो ये देश आज कहां खड़ा होता? मैं बार बार ये कह रहा हूं, आपको जब भी ये देखना हो कि किस तरह से भारत इस एशिया महाद्वीप में लोकतंत्र की अलख जगाए हुए हैं, हमारे साथ आजाद होने वाले पाकिस्तान की हालत क्या हुई, नेपाल कैसे बार बार जूझता जा रहा है, श्रीलंका की हालत क्या हुई,
इन तमाम देशों की हालत देखिएगा और फिर सोचिएगा कि भारत बचा हुआ है और भारत में लोकतंत्र बचा हुआ है, भारत में संवैधानिक संस्थाएं अब तक बची हुई थी, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने इन तमाम संस्थाओं को बनाया। और दूसरी तरफ जिन्ना वहां चले गए थे, लियाकत अली पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान की क्या हालत उन्होंने कर दी। सुप्रीम लीडर बनने की, अपना ही गुणगान करवाने की इच्छा रखने वाला कोई भी नेता किसी भी देश में लॉन्ग टर्म नीतियों को नहीं बना सकता जो जनता के हित में हो। अपने दर्शकों से कहूंगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर नेहरू की जगह उस समय मोदी जी जैसा कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बना होता तो इस देश की हालत क्या होती, और क्या तब आजादी के 6-7 दशक बाद, जैसा मोदी जी कहते हैं कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। अरे इसके लिए तो श्रेय दे दो जवाहरलाल नेहरू को और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और जब आप 5 साल काट देते हो 1947 से 52 तक, यानी उस इतिहास को आप शून्य करना चाहते हो और वो जो जीरो आप कर देना चाहते हो, ये इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान है, जिनके बारे में ये कहते हैं कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का चयन किया प्रधानमंत्री बनने के लिए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान है, जिन्होंने जो इनके मुताबिक महात्मा गांधी की बात मानकर नेहरू को अपना नेता मान लिया। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, जिन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए उनके मंत्रिमंडल में कानून मंत्री का दायित्व निभाया, इस देश के संविधान को बनाने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अपमान है, उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है जिन्होंने अपने बलिदान से इस देश को आजाद कराया, जो आजादी के आंदोलन के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण तौर पर उनमें से कईयों की मौतें हुई, कईयों को फांसी की सजा दे दी गई, कई स्वाभाविक मौत मरे, लेकिन जो जीवित रह गए उनके लिए भी दुनिया बहुत अच्छी नहीं थी। 1947 में जैसा देश हमें मिला, उसके बाद संविधान बनाना, संविधान का गठन करना, संविधान को पारित करवाना और मताधिकार, बिना किसी जाति, धर्म, लिंग के भेदभाव के सबको मत देने का, वोट देने का अधिकार देना, इस जैसे बड़े फैसले करना। आज आप 2026 में बैठे हुए, लेकिन 1947, 48, 49, 50 में आप सोचिए कि कितना मुश्किल रहा होगा उस समय उन तमाम हालातों को या उन तमाम हालातों से जूझते हुए भारत जैसे एक देश का निर्माण करना। और आज 2026 में बैठा हुआ एक व्यक्ति और उस व्यक्ति का इकोसिस्टम, उसमें नेता भी है, उसमें पत्रकार भी है, उसमें बुद्धिजीवी भी है, उसमें बौद्धिक जमात के लोग भी है, और वो हमें बता रहे हैं कि नहीं, 47 से 52 नहीं गिनेंगे क्योंकि वो चुने हुए नहीं थे, हम 52 से 64 गिनेंगे। अब जरा आप सोच लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही तकनीकी पहलू है। क्या नरेंद्र मोदी जब पहली बार गुजरात में मुख्यमंत्री बनकर गए थे तो निर्वाचित मुख्यमंत्री थे क्या वो? और एक बात और जो बार बार आपको कही जाती है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होते, चुने तो सांसद जाते हैं, चुने तो विधायक जाते हैं। और उन विधायकों का या उन सांसदों का, अगर मैं केंद्र के स्तर पर बात करूं, तो सांसदों का बहुमत का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन प्रधानमंत्री को मनोनीत राष्ट्रपति ही करते हैं। ये एक बड़ा तकनीकी पहलू है। इस पर आप मान लीजिए कि प्रधानमंत्री का चयन सीधे जनता नहीं करती है, वो सांसदों का चयन करती है, और सांसद जो नेता चुनते हैं उनको राष्ट्रपति, यानी सांसदों का बहुमत जिनके पास होता है, उनको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के तौर पर मनोनीत करती है। एक सवाल और, सांसद नेता चुनते हैं 2024 में, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 2024 में लोकसभा के समापन के बाद बीजेपी संसदीय दल की कोई बैठक हुई जिसमें उन्हें बीजेपी का नेता चुना गया। एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी संसद के पुराने भवन में, जो सेंट्रल हॉल हुआ करता था उसमें, अब उसको संविधान सदन कहा जाता है संसद के पुराने भवन को। लेकिन उससे पहले एनडीए में शामिल राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर बुला ली थी। 7 लोक कल्याण मार्ग। डर ये सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भैया वो चंद्रबाबू नायडू पलट जाए या नीतीश कुमार पलट जाए, तो आनन फानन में नेताओं की बैठक बुला ली, उनसे हस्ताक्षर करवा लिया, सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। बहुत सारे किंतु परंतु लगे हुए हैं। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और नेहरू और मोदी की तुलना वाला तो आप जरूर बताइएगा कि आपका इसको लेकर क्या मानना है। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और नए पुराने दोनों दर्शकों से अपील, आग्रह कि अगर आप मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं तो फिर सोच क्यों रहे हैं। बहुत ज्यादा राशि नहीं लगती है, बहुत कम राशि लगती है। आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार,
नमस्कार।